दोस्तों, अमेरिका की एक लैब में 1967 से मरे हुए लोगों के शव को रखा जा रहा है और इनका दावा है कि ये इन शवों को दोबारा से जिंदा करेगी। क्या मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है? क्या मरने के बाद इंसान को फिर से जिंदा किया जा सकता है? अमेरिका की एक प्रयोगशाला इसी कोशिश में लगातार जुटी हुई है, जहां 50 सालों से कहीं अधिक समय से मृत शरीरों को सुरक्षित रखा जा रहा है, वह भी पूरे वैज्ञानिक तौर तरीकों का पालन करते हुए। इसके लिए क्रायोनिक्स नाम की तकनीक अपनाई जा रही है। अमेरिका में लोग मरने से पहले ही अपने मृत शरीरों के लिए एक खास प्रयोगशाला में बुकिंग करा रहे हैं ताकि उनके मृत शरीर सुरक्षित रखे जा सकें। इस लैब में 50 से ज्यादा शव रखे हुए हैं। इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन शवों को संरक्षित रखा कैसे जाता है। तो बता दें कि इस प्रक्रिया में मानव शरीर को बर्फ की तरह जमा कर उस समय तक रखने का प्रावधान है जब उन्नत तकनीक से लोगों का जीवन फिर से लौटाया जा सकेगा। बता दें कि अमेरिका के एरिजोना प्रांत के स्कॉट्सडेल प्रयोगशाला में मानव शरीर और उनके अंगों को सुरक्षित रखा जा रहा है। इसके लिए ग्राहक लगातार बढ़ रहे हैं। इस तरह ये उद्योग का रूप ले रहा है। इस प्रक्रिया में मौत के बाद जल्दी से जल्दी संरक्षित करना होता है। वैज्ञानिकों का मकसद इस प्रक्रिया में मृत की हर कोशिका को सुरक्षित रखना होता है। इसके लिए -196 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। चलिए अब हम जानते हैं क्रायोनिक्स आखिर काम कैसे करता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप में से 99% लोग सब्सक्राइब किए बिना ही वीडियो को देखते हो, तो जल्दी से अपने मखमल जैसी उंगलियों से सब्सक्राइब बटन को दबाएं। क्रायोनिक्स उस तकनीक को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर को बहुत कम तापमान पर संग्रहित किया जाता है, इस उम्मीद में कि जब उसकी बीमारी का इलाज मिल जाएगा तो उसे पुनर्जीवित यानी दोबारा से जिंदा किया जा सकेगा। जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसे को कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया जाता है, तो सबसे पहले प्रतिक्रिया टीम को यह सुनिश्चित करना होता है कि व्यक्ति के शरीर में रक्त का प्रवाह जारी रहे। गति बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिक्रिया टीम अस्पताल में होगी ताकि मृत्यु के समय वह तुरंत वहां पहुंच सके। इसके बाद शरीर को बर्फ में पैक कर दिया जाता है और रक्त के थक्के बनने तथा मस्तिष्क को होने वाली क्षति के जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न रसायनों का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके बाद शरीर को पानी के हिमांक से थोड़ा ऊपर तक ठंडा किया जाता है और शरीर में मौजूद सारे रक्त को निकाल दिया जाता है। शरीर की रक्त वाहिकाओं में क्रायोप्रोटेक्टेंट नाम का एक घोल डाला जाता है ताकि अंगों और ऊतकों में बर्फ के क्रिस्टल बनने से रोका जा सके। और फिर इसके बाद शव को -130 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। जब यह टीम अपने काम से संतुष्ट हो जाती है तो शव को एक कंटेनर में रखा जाता है। इस कंटेनर में लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर मौजूद है। इसमें शव को रख दिया जाता है। इसके बाद शव को भंडारण सुविधा में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। क्रायोनिक संरक्षण बहुत महंगा है। पूरे शरीर के संरक्षण में संभावित रूप से सैकड़ों हजार डॉलर खर्च हो सकते हैं। फिर भी 2023 तक लगभग 500 व्यक्तियों को क्रायोनिक रूप से संरक्षित किया गया था। उनमें से अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका में थे। इसमें केवल इंसानों को हो नहीं बल्कि दर्जनों पालतू जानवरों को भी संरक्षित किया गया था। कुछ व्यक्तियों ने अपने पूरे शरीर को फ्रीज करने का विकल्प चुना, जबकि बाकी बचे हुए लोगों ने केवल अपने सिर को संरक्षित करने का विकल्प को चुना। जब केवल व्यक्ति के सिर या दिमाग को संरक्षित रखा जाता है तो इस प्रक्रिया को क्रायोनिक के रूप में न्यूरो प्रिजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। केवल एक व्यक्ति के सिर को क्रायोनिक रूप से संरक्षित करने का विकल्प कई क्रायोनिक्स अनुयायियों के इस विश्वास पर आधारित है कि क्रायोनिक रूप से संरक्षित व्यक्तित्वों को एक दिन रोबोट के शरीर में डाउनलोड किया जा सकता है या स्टेम कोशिकाओं से विकसित पूरी तरह से नए शरीर में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्रायोनिक संरक्षण की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया। रॉबर्ट एटिंगर नामक व्यक्ति की एक पुस्तक जो पहली बार 1962 में रिलीज हुई थी और औपचारिक रूप से 1964 में प्रकाशित हुई थी। बाद में एटिंगर को क्रायोनिक्स के जनक के रूप में जाने गए, लेकिन 2011 में उनकी मौत हो जाती है। उसका मृत्यु के बाद उसके शरीर को क्रायोनिक्स द्वारा संरक्षित करके मिशिगन के क्लिंटन टाउनशिप में मौजूद क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट में संग्रहित किया गया था। क्रायोनिक्स द्वारा संरक्षित किया जाने वाला सबसे पहला मानव जेम्स बेडफोर्ड था। 12 जनवरी 1967 को इस व्यक्ति की लिवर कैंसर हो गया और यह कैंसर उनके
फेफड़ों तक फैल गया था, जिसके बाद उसकी से मृत्यु हो गई। बेडफोर्ड की मृत्यु उनके क्रायोनिक संरक्षण की सभी व्यवस्थाएं पूरी होने से पहले ही हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर को बिना खून निकाले क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट्स के साथ इंजेक्ट किया गया और फिर उनके शरीर को सूखी बर्फ में पैक किया गया। बेडफोर्ड के शरीर को बाद में तरल नाइट्रोजन में डुबोया गया और एक सुविधा से दूसरी सुविधा में स्थानांतरित किया गया। चलिए अब जानते हैं क्रायोनिक्स की साइंटिफिक थ्योरी और इसके बारे में वैज्ञानिकों की क्या राय है। क्रायोनिक्स का प्रमुख सिद्धांत यह है कि मौत, जैसे कि वर्तमान चिकित्सा ज्ञान के अनुसार समझी जाती है, केवल जीवन प्रक्रिया का अंत नहीं है, बल्कि उसे स्थगित किया जा सकता है। वर्तमान चिकित्सा प्रौद्योगिकी की सीमाओं के कारण कई बीमारियों का इलाज संभव नहीं है, लेकिन भविष्य में चिकित्सा विज्ञान में उन्नति के साथ इन बीमारियों का इलाज संभव हो सकता है। इसलिए क्रायोनिक्स समर्थक मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर को उसकी मृत्यु के तुरंत बाद ठीक तरीके से संरक्षित किया जाए तो भविष्य में उसकी पुनर्जीवन की संभावना हो सकती है। हालांकि क्रायोनिक्स के कई वैज्ञानिक और नैतिक चुनौतियां हैं। प्रमुख वैज्ञानिक चुनौती यह है कि आज तक किसी भी स्तनधारी को पूरी तरह से ठंडा कर पुनर्जीवित नहीं किया जा सका है। ऊतकों को ठंड से हुए नुकसान को पूर्ण रूप से ठीक करना वर्तमान प्रौद्योगिकी के परे है। इसके अतिरिक्त नैतिक मुद्दे भी उठते हैं, जैसे कि मृत्यु के कानूनी और दार्शनिक परिभाषाओं पर पुनर्विचार और भविष्य की पीढ़ियों पर आर्थिक और सामाजिक बोझ। क्रायोनिक्स जैसे तकनीक समाज में विभिन्न प्रतिक्रियाओं का सामना करता है। कुछ लोग इसे विज्ञान की चमत्कारी संभावना मानते हैं जो मृत्यु को पराजित कर सकता है। वे इसे एक आशा की किरण के रूप में देखते हैं जो जीवन की सीमाओं को पुनः परिभाषित कर सकता है। वहीं समाज का एक बड़ा हिस्सा इसे अव्यावहारिक और नैतिक दृष्टिकोण से विवादास्पद मानता है। कुछ लोग इसे ईश्वर के कार्य में हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे केवल अमीरों के लिए उपलब्ध एक विलासिता मानते हैं। भविष्य में यदि क्रायोनिक्स सफल होती है तो यह समाज पर गहरे प्रभाव डाल सकती है। यह चिकित्सा, नैतिकता और सामाजिक संरचना को बदल सकती है। लंबी उम्र और पुनर्जीवन की संभावना, जनसंख्या वृद्धि, संसाधन वितरण और जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। हालांकि वर्तमान में क्रायोनिक्स की सफलता की कोई सुनिश्चितता नहीं है और समाज में इसे लेकर मिश्रित भावनाएं हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वर्षों में विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ यह अवधारणा कैसे विकसित होती है और समाज इसे कैसे अपनाता है। वर्तमान समय में क्रायोनिक्स का उपयोग मुख्य रूप से उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं और जिनका इलाज वर्तमान में संभव नहीं है। इस प्रक्रिया में शरीर को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और फिर तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। भविष्य में क्रायोनिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद की जा रही है। जैसे जैसे जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान में सुधार होगा, क्रायोनिक्स की प्रक्रिया और भी परिष्कृत और प्रभावी हो सकती है। इसके अतिरिक्त स्टेम सेल अनुसंधान, जीन संपादन और नैनो तकनीक में प्रगति भी क्रायोनिक्स की संभावनाओं को बढ़ा सकती है। हालांकि क्रायोनिक्स की सफलताएं और संभावनाएं अभी भी अनुसंधान और नैतिक मुद्दों पर निर्भर हैं। वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के बीच इस पर बहस जारी है कि क्या मृत शरीर को पुनर्जीवित करना संभव है और यह नैतिक रूप से उचित है या नहीं। फिर भी क्रायोनिक्स भविष्य की चिकित्सा के क्षेत्र में एक रोमांचक और संभावित क्रांतिकारी दिशा की ओर इशारा करता है। क्या मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है और क्या आने वाले समय में मरने के बाद इंसान को फिर से जिंदा किया जा सकता है? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।